हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स पाठशाला। बच्चों, आपका स्वागत है स्टूडेंट पाठशाला में। हम लोग क्लास 6 फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फोर्स एंड फ्रिक्शन पढ़ रहे थे। तो हमने फोर्स के बारे में लास्ट लेक्चर में जाना था, क्या क्या फोर्स होते हैं, कैसे फोर्स होते हैं, उनके इफेक्ट्स क्या होते हैं। आज बच्चों हम लोग देखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बच्चों, इस लेक्चर को हमने फोर्स एंड फ्रिक्शन पार्ट 2 के नाम से बनाया हुआ है और अभी तक जो हमने कवर किया है आपके फोर्स एंड फ्रिक्शन चैप्टर में, फोर्स एज ए पुश और पुल, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन मास स्पीड डायरेक्शन एंड शेप्स, टाइप ऑफ फोर्सेस, ये सब हमने कवर किया है। आज हम बताएंगे फ्रिक्शन क्या होता है, कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, टाइप ऑफ फ्रिक्शन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। चलिए देखते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस डिपेंड अपॉन द नेचर। हमने बताया था कि जब दो चीज़ें कांटेक्ट में आती हैं, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है, जब भी हम एक दूसरे के बीच पुश या पुल एक्ट करते हैं, उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, वही चीज़ बताई गई है। फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस। सरफेस का नेचर कैसा है, ठीक। मान लीजिए रफ सरफेस है, ठीक, तो मूवमेंट करेंगे आप तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होता है। फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि रफ है या स्मूथ है सरफेस। एंड द वेट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है किसी सरफेस के ऊपर, उसका वेट क्या है। हमेशा बच्चों ध्यान रखना, फ्रिक्शनल फोर्स दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1, रफनेस ऑफ द सरफेस, या सरफेसेस कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट का, दोनों का जो सरफेस होता है उसकी रफनेस पे डिपेंड करेगा। एंड नंबर 2, जो हम लोग ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहे हैं किसी सरफेस पे, उसका मास क्या है, मास पे डिपेंड करता है। इन्हीं दो चीज़ों पे हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है क्या होना चाहिए। आइए देखते हैं, जैसे ये आपको दिखाया हमने एग्जांपल के तौर पे। फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस। ये देखिए छोटी सी जो है ना, बच्चों की ये गाड़ी सी बना रखी है जिसमें टायर जैसे लगे हुए हैं, और एक थोड़ा सा इंक्लाइंड है आपका, ये इंक्लाइंड क्या है, कर्व है आपका सरफेस, जिससे ऊपर से हम लोग यहाँ से छोड़ रहे हैं तो थोड़ा सा मोमेंट इसमें आ जाता है और फिर ये तेज़ी से खिलौना आगे की तरफ बढ़ता है। ये दो केसेस लिए गए हैं। पहले में क्या दिखाया गया है कि जहाँ से नीचे हम लोग आ रहे हैं, प्लेन सरफेस मिल जा रहा है, वहाँ से ये स्मूथ है एक में, और दूसरे में क्या दिखाया गया है, थोड़ा डार्क टाइप का ये इसका सरफेस किया है, ये रफ सरफेस दिखाया गया है। तो बच्चों इसको पुश करते हैं तो मोशन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में मोशन हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, तो जहाँ पे ये दोनों देखिए कांटेक्ट में आ रहे हैं, ये देखिए एक सरफेस से दूसरा सरफेस टच कर रहा है जिस जगह, वहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, ये जैसे हमारे आगे की तरफ जा रहा है मोशन, तो ये पीछे की तरफ फोर्स लगेगा। यही हमने बताया था, यही सेम चीज़ यहाँ दिखाई गई। ठीक, क्या हुआ, पुशिंग फोर्स आगे की तरफ तो मोशन आगे की तरफ, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन। आ गया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। रफ सरफेसेस ऑफर अ ग्रेटर डिग्री ऑफ फ्रिक्शन कंपेयर टू स्मूथ सरफेस। ठीक, क्या बताया गया है कि जो रफ सरफेस होते हैं वो ज़्यादा आपको क्या करते हैं, फ्रिक्शन जो है होता उनमें कंपेयर टू स्मूथ सरफेसेस। मोर द रफनेस ऑफ द सरफेस ग्रेटर इज द फ्रिक्शन इज ऑफर। जितना ज़्यादा आपका सरफेस रफ होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। स्मूथ सरफेसेस सच एज ग्लासेस ऑफर लेस, जैसे ग्लास होता है बहुत स्मूथ होता है, ठीक, तो उसमें क्या होगा, कम लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, ये बताया गया है। नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज वेरी लार्ज व्हेन बोथ द सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट आर रफ। इसमें ये कहा गया है अगर दोनों सरफेस रफ हों तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, हो सकता है बहुत ज़्यादा ताकत लगे मूवमेंट करने में जब दोनों सरफेसेस रफ हो जाते हैं। और
फ्रिक्शन इज लेस, और फ्रिक्शन लेस होगा व्हेन वन सरफेस इज स्मूथ एंड वन इज रफ। मान लो नीचे वाला सरफेस रफ है, ऊपर वाला स्मूथ है, तो उससे कम लगेगा मूवमेंट, थोड़ा आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एंड द अदर इज रफ एंड इज द लीस्ट व्हेन बोथ द सरफेसेस आर स्मूथ। अगर दोनों सरफेस आपके स्मूथ हैं तो बहुत कम फ्रिक्शन लगेगा और तेजी से एक्शन होगा। ऐसे केसेस में बच्चों आप लोगों ने देखा होगा घरों में क्या होता है, जैसे मान लो आप बाथरूम में हैं या वॉशरूम में हैं, वहाँ क्या है, लोग नहाते वगैरह हैं तो वहाँ साबुन लग जाता है ना। साबुन क्या होता है, बहुत ही स्लिपरी हो जाता है नीचे, कई बार हम लोग चप्पल या हम लोग पैर फिसल जाते हैं उसमें। वो इसीलिए होता है क्योंकि उसमें रफनेस ख़त्म हो जाती है उस चिकनाई की वजह से। सरफेस पानी से मिल करके उसको स्मूथनेस बना देता है और पैर में भी आपके साबुन लग जाता है, तो क्या होता है, दोनों के बीच में रफनेस ख़त्म हो जाती है। इसकी वजह से जरा सा पैर हम लोग या चप्पल आगे या अपना शूज आगे बढ़ाते हैं तो क्या होता है, एकदम से स्लिप हो जाता है, तो वहाँ गिरने का डर रहता है। तो ये किसकी वजह से होता है, कम फ्रिक्शन की वजह से होता है ऐसा। चलिए आगे देखते हैं। एक बहुत अच्छा पॉइंट है, नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ एंड देयरफॉर ऑल सरफेसेस ऑफर फ्रिक्शन टू ऑब्जेक्ट्स ट्राइंग टू मूव ओवर देम। ये बहुत अच्छी चीज़ बताई गई। आइडियली कोई भी ऐसा सरफेस नहीं होता है जिसमें बिल्कुल फ्रिक्शन जीरो हो जाए या परफेक्टली कहा जाए कि स्मूथ हो जाए। मतलब परफेक्टली स्मूथ मतलब यह है कि एक बार उसमें कोई चीज़ मूवमेंट करा दी गई तो क्या है, मूवमेंट में ही बनी रहेगी वो हमेशा। वो फ्रिक्शन ही होता है जिसकी वजह से कोई चीज़ रुकती है अपने आप। क्यों, चाहे वो एयर का फ्रिक्शन हो या नीचे सरफेसेस का फ्रिक्शन हो दो, लेकिन जब तक फ्रिक्शन नहीं लगेगा तब तक वो चीज़ रुकेगी नहीं। इसीलिए कहा जाता है आइडियली कोई चीज़ आपकी फ्रिक्शनलेस नहीं होती या परफेक्टली स्मूथ नहीं होती है, याद रखना हमेशा। तो आइए देखते हैं अगला क्या है, फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। हमने बताया था दो चीज़ें, पहली चीज़ हमने बता दी क्या, सरफेसेस कैसे हैं उनकी स्मूथनेस या रफनेस के ऊपर डिपेंड करता है फ्रिक्शनल फोर्स। दूसरी चीज़ बताई थी उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है, वी हैव टू अप्लाई मोर फोर्स टू पुश अ हैवी बॉक्स देन पुश टू लाइटर वन, सो मोर द वेट ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शन। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा बॉक्स रखा हुआ है, ठीक, या एक छोटा बॉक्स रखा हुआ है, तो बड़ा जो बॉक्स होगा तो हमको जब पुश करेंगे, उसको धक्का दे के आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, मूवमेंट में लाने की कोशिश करेंगे, तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर छोटा है उसमें कम फोर्स से ही लगा देंगे। तो क्या हुआ, मास अगर ज़्यादा है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा होगा, इसीलिए उसमें ताकत ज़्यादा लगती है। अगर छोटा है तो उसमें कम लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स और कम ताकत लगानी पड़ेगी आगे बढ़ाने के लिए, मूवमेंट में या मोशन में लाने के लिए। ये चीज़ में बताई गई है। आगे और इसको बताया गया, व्हेन वेट रिमेन्स अनचेंज फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। बच्चों अब आपको ये बताया जा रहा है कि अगर मास उनका सेम है तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स सेम होगा, ठीक। अगर सेम सरफेस हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे मान लो ये फर्श है, एक बड़ा सा बॉक्स है, ठीक, उसका क्या है, लंबाई बहुत ज़्यादा है, चौड़ाई या कम है या मोटाई कम है, ठीक। तो एक बार वो लंबाई की उसमें रखा गया नीचे, उसमें ताकत लगानी जा रही है, और एक बार वो सीधा ऊंचा करके रख दिया गया ऊपर साइड में हो, तो दोनों में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स सेम होगा। क्यों, ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ये मास पे डिपेंड करता है। तो मास तो सेम हो गया, भले ही सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया जहाँ पे वो कांटेक्ट में आ रहा है पहले वाले केस में। दूसरे केस में सरफेस एरिया कम हो गया, आपने ऊंचाई की डायरेक्शन में ऊपर नीचे रख दिया, और पहले केस में क्या था, लंबाई की डायरेक्शन में रखा हुआ था पूरे बॉक्स को, तो सरफेस एरिया ज़्यादा था। तो दोनों ही केस में आपको मूवमेंट कराना है अगर उसको, तो सेम फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक बच्चों। हमेशा याद रखना, ये ना सोचना कि ये हमने अब ऊंचा ऊपर से नीचे की तरफ रख दिया तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। दोनों केस में क्या है, मास अगर सेम है तो सेम फ्रिक्शनल फोर्स होगा, अपोज करने वाला फोर्स सेम होगा, तो जो आप फोर्स मूवमेंट के लिए लगा रहे हैं वो भी दोनों केस में सेम होगा। इसको हमेशा याद रखिएगा। एग्जाम्पल दिया गया
50 न्यूटन के दोनों बॉक्स हैं, ठीक। स्मॉलर इसमें देखिए कम एरिया कांटेक्ट में आ रहा है, इसमें ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में आ रहा, लेकिन दोनों केस में ये कहा गया है कि आपका क्या फ्रिक्शनल फोर्स सेम होगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितने तरह के होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं। तो पहला है बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, जैसा नाम से ही मालूम चलता है कोई चीज़ स्टेशनरी है या रुकी हुई है। तो मान लीजिए किसी एक सपोज करिए ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन रखा हुआ है, ठीक, और इसके ऊपर क्या है, एक ये ऑब्जेक्ट कोई रखा हुआ है, ठीक। तो इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं जिससे कि मूवमेंट में आए, ठीक, एक ताकत लगा रहे हैं, पुश फोर्स लगा रहे हैं। तो ये जब चलने जस्ट स्टार्ट या बिगिन होने वाला होगा मूवमेंट में, उसके जस्ट पहले जो फोर्स लगता है वो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होता है। तो यही स्टेशनरी फ्रिक्शन होता है। क्या स्टैटिक मीन्स नॉट मूविंग। स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन acting between two objects in contact while at rest. Static friction is the maximum when the applied force is just start of the force required to start motion. जब मोशन में आने वाला होता है उस समय जितना हम फोर्स लगाते हैं, स्टार्ट ना हुआ हो, जस्ट स्टार्ट होने वाला हो, ठीक, उसके पहले जो फोर्स लगता है वही फ्रिक्शनल फोर्स होता है उन दोनों के बीच का। यही आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, काइनेटिक जैसा नाम से कोई चीज़ मूवमेंट में हो उस समय उसका फ्रिक्शन, यही लिखा हुआ है काइनेटिक मीन्स मूविंग। काइनेटिक फ्रिक्शन अकर्स व्हेन एन अप्लाइड फोर्स ओवरकम स्टैटिक फ्रिक्शन एंड द ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑफ टू टाइप, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब जैसे कोई चीज़ हमने ये बताया, सपोज करो जैसे यही आपको बताया था कि इसके ऊपर जैसे ये फोर्स हम लगा रहे हैं, ठीक है, तो पहले क्या हो रहा है कि नहीं चल रहा है, हमने और ताकत लगाई तो ये चलने लग गया, ठीक। जब ये चलने लग जाती है कोई चीज़, उस समय जो उसमें फ्रिक्शन लगता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक। अब ये दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कोई चीज़ स्लाइड कर रही है या दूसरी चीज़ रोल कर रही है, मतलब व्हील्स लगे हुए हैं। तो दो तरह के आपके काइनेटिक फोर्स हो गया, नंबर 1 स्लाइडिंग, नंबर 2 रोलिंग। आइए बच्चों देखते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है। when we slide an object on a surface, the friction produced between the object and the surface is called sliding friction, जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है। Since friction increases with the weight of a moving object, it is difficult to slide heavy objects। इसमें वही चीज़ बताई गई सॉरी, कि जैसे कोई चीज़ हम लोग स्लाइड कर रहे हैं, ठीक, तो जैसे भारी होती जाएगी चीज़ वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता जाएगा। क्यों, मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्लाइडिंग फोर्स या स्लाइडिंग आपका फ्रिक्शन भी बढ़ेगा मास के साथ साथ। नेक्स्ट बताया था इसी का दूसरा पॉइंट क्या था काइनेटिक फ्रिक्शन का, एक तो स्टैटिक हो गया आपका, ये हो गया स्लाइडिंग, दूसरा रोलिंग फ्रिक्शन। इफ हैवी ऑब्जेक्ट, ये रोलिंग फ्रिक्शन क्यों बनाया गया, नीचे हम व्हील्स लगा देते हैं किसी चीज़ के, आप लोगों ने देखा होगा घरों में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कुछ टेबल्स होते हैं जिनमें व्हील्स लगे हुए होते हैं, है ना। वॉशिंग मशीन आप लोगों ने देखा होगा, उसमें व्हील्स लगे होते हैं, क्योंकि वो जब पानी भर जाता है तो भारी हो जाता है, उसको खिसकाना आसान नहीं होता। तो जो रोलिंग जो हम लोग जो रोल लगाते हैं, रोल करने के लिए व्हील्स लगाते हैं, उनमें फ्रिक्शन फोर्स कम होता है, रोलिंग में कम लगता है। इसीलिए हम लोग रोलिंग के लिए व्हील्स का यूज़ करते हैं। If heavy objects are made to roll over a surface to move them from one place to another, rolling friction comes into play. On hard surfaces, rolling friction is less than the sliding friction. कोई हार्ड, जैसे आपका ये हार्ड सरफेस है, मान लो फर्श है, ठीक, इस पर रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होगा। इसीलिए हम लोग व्हील्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स कम होता है, स्लाइडिंग में ज़्यादा होता है। ये हमेशा याद रखना। आगे कैसे कम ज़्यादा होता है ये हर क्लासेस में आप लोग देखेंगे, बिल्कुल ड्राइव करेंगे कैसे कैसे कितना ज़्यादा कितना कम होता है। फिलहाल आप लोग ये जान लीजिए कि हम लोग कोई चीज़ स्लाइड करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगता है, जब हम लोग रोल करते हैं किसी चीज़ को तो कम लगता है, ठीक है। चलिए, ये एग्जाम्पल के तौर पे बोला गया, लार्ज सूटकेसेस, ट्रॉली बैग्स, हैवी मशीन्स
बॉल बेयरिंग्स यूज एज लेस फ्रिक्शन, लेस फ्रिक्शन यूज करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग क्या बॉल्स लगाते हैं। कहाँ कहाँ, जैसे बड़े बड़े सूटकेस होते हैं, सूटकेस भी आपने बड़े देखे होंगे ना, जैसे कोई कहीं जा रहा होता है तो बड़े बड़े सूटकेस होते हैं, लेकिन उनमें नीचे व्हील्स लगे होते हैं, क्यों, जिससे आसानी से खींचना, उसको पुल करना आसान हो जाए। अगर मान लीजिए नहीं लगे होंगे, हम लोग खींचेंगे ना, जब वो स्लाइड करेगा तो ज़्यादा ताकत लगेगी बच्चों, ठीक है। तो ये होता है रोलिंग फ्रिक्शन। अब बच्चों देखते हैं क्या एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के क्या एडवांटेज होते हैं और क्या डिसएडवांटेज होते हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। ऑल्दो फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये मोशन का अपोज करता है, जब आप फोर्स लगाते हैं ये दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो एक प्रकार से क्या हुआ, हम जो ताकत लगा रहे हैं उसका अपोज कर रहा है। तो बच्चों एडवांटेज कैसे हुआ, आइए देखते हैं कैसे। फ्रिक्शन हेल्प्स इन वॉकिंग व्हेन वी वॉक, जब हम वॉक करते हैं, चलते हैं बच्चों, तो क्या करते हैं, अगर हम आगे पैर बढ़ाते हैं, ठीक, और नीचे फर्श पे रख रहे हैं, ठीक, अगर ये स्मूथ होगा, परफेक्टली स्मूथ होगा, तो क्या होगा, हम पैर को रोक नहीं पाएंगे, बहुत ताकत लगेगी लगाने रोकने में। अगर थोड़ा रफ सरफेस है तो आसानी से पैर रुक जाएगा, क्योंकि हम एक बार ताकत आगे लगा चुके हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम फिसल के गिर जाएंगे या हम रुक नहीं पाएंगे उसमें। तो ये हमें चलने में क्या करता है, हेल्प करता है, अदरवाइज रुकेगा ही नहीं और चलने में असुविधा होने लगेगी, प्रॉब्लम होने लगेगी। सेकेंड, कार्स एंड बसेस आर एबल टू मूव सेफली ऑन रोड्स ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ दीज व्हीकल्स एंड द सरफेस ऑफ द रोड। जो आपके व्हीकल्स चलते हैं, कार हो गए, बस हो गए, छोटे या बड़े कोई भी आपके व्हीकल्स हो गए, जो टायर होता और जो रोड होती है, इनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है, इसकी वजह से ही कंट्रोल में गाड़ी रहती है। अदरवाइज एक बार मूवमेंट में आने के बाद आप ब्रेक लगाते रह जाएंगे और एक्सीडेंट हो जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, ठीक है, वहाँ कंट्रोल ख़त्म हो जाता है आपका। वो फ्रिक्शन ही होता है जिसकी वजह से आसानी से गाड़ी रुक सकती है या रोक सकते हैं आप, अगर नहीं होगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट पॉइंट, when we apply brakes, the force of the friction between the brake shoe and the rim of the wheels allow us to stop bicycle or moving vehicle। जैसे आप साइकिल चलाते होंगे ना, पार्क में या गली में कहीं चला रहे होंगे, एकदम से कोई चीज़ आई, आपने ब्रेक लगाई, तो क्या हुआ, आपकी जो ब्रेक शू होता है और जो रिम होता है वो आपस में रगड़ते हैं, तब जाके उन पर फोर्स लगता है और वो फ्रिक्शन फोर्स भी होता है जो उसको रोक देता है। अगर दोनों के बीच में स्मूथ बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आपके ब्रेक शू और रिम, तो क्या हो जाएगा, आप ब्रेक लगाएंगे फिर भी आपके नहीं रुकेगा। कभी कभी ब्रेक शू खराब हो जाते हैं या उनकी रफनेस ख़त्म हो जाती है बच्चों। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, तो क्या होता है, वो घिस जाते हैं या उनकी रफनेस ख़त्म हो जाती है, तो दोनों आपके क्या हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं। आपका रिम तो रहता ही है और वो भी जो आपके ब्रेक शू वो भी हो जाते हैं। आप ब्रेक लगाते हैं तो फिर वो तब भी आसानी से नहीं रुकती, दूर जाके साइकिल रुकती है, तो हम लोग चेंज कराते हैं उसको, ब्रेक शू वो लगवाते हैं जिनमें प्रॉपर रफनेस रहती है, ठीक है। तो ये इसमें भी हेल्प करते हैं आपकी बाइसिकल्स वगैरह पे। फोर्थ, फ्रिक्शन अलाउ अस टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स विद आवर हैंड्स। कोई सामान हमने हाथ में पकड़ी है, ठीक, अगर मान लीजिए रफनेस मेरे हाथ में ना हो तो जरा सा कुछ होगा तो फिसल जाएगी, सामान हाथ से छूट जाएगी, गिर जाएगी, अगर स्मूथनेस ज़्यादा रहेगी। फ्रिक्शन की वजह से वो रुकी रहती है हमारे हाथ में, कंट्रोल रहता है हमारा उस पर। नेक्स्ट, फ्रिक्शंस अलाउ अस टू राइट ऑन पेपर, इट इज़ डिफिकल्ट अस टू राइट ऑन स्मूथ सरफेसेस। बच्चों जो हम लोग पेन से लिखते हैं, फाउंटेन पेन से लिखते हैं पेपर पे, तो अगर स्मूथ होगा तो उसमें से आप नहीं लिख पाएंगे, अगर रफ पेपर होता है उसी पे आप लोग लिख पाते हैं। आप लोगों ने ध्यान दिया हो, कभी कांच या बहुत ही स्मूथ चीज़ है उस पर आप लिखने की कोशिश करिए, तो आप देख रहे होंगे उसमें इंक जो है रुकती नहीं है, आप लिख नहीं पाते हैं। कोई चीज़ आसानी से कोई आप वर्ड लिखेंगे तो कहीं छोटा छोटा आपका ब्रेक आ जाएगा उसमें, है ना, या इंक नहीं उसमें आएगी। वो इसी वजह से होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जब स्मूथ हो जाता है सरफेस तो वहाँ पे लिखना आसान नहीं होता है। इसलिए रफ जब पेपर होता है थोड़ा सा, तब वहीं आप लिख सकते हैं। तो ये आपके एडवांटेज हुए बच्चों किसके, फ्रिक्शन के। अब आइए देखते हैं डिसएडवांटेज क्या होते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, इट में डैमेज मूविंग पार्ट्स। जब भी फ्रिक्शन होता है तो दो सरफेस के बीच में जब आप स्ट्रोकिंग होती है या रगड़ के चलते हैं तो उनमें हीट जनरेट होती है।
हीट जनरेट होने की वजह से वो पार्ट खराब हो सकते हैं। किसी भी मशीनरी में, जैसे मान लीजिए आपका ब्रेक ही है, बहुत ज़्यादा आप बार बार यूज़ करते हैं तो उनमें हीट जनरेट होती है। अब बाइसिकल का ही केस ले लीजिए, इसीलिए वो क्या होता है, ब्रेक शू धीरे धीरे खराब हो जाता है, वो हीट की वजह से। वो रगड़ते हैं, हीट की वजह से वो बर्न होता है, वो खराब होता है। इसी तरह किसी दूसरी मशीनरी में भी, जहाँ पे भी आप दो सरफेसेस एक दूसरे से के साथ आप रगड़ के चलेंगे, ठीक है, या कांटेक्ट करते हुए चलेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, हीट जनरेट होगी, जिसकी वजह से वो डैमेज कर सकती है मूविंग पार्ट को। सेकेंड, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस वेयर एंड टियर, रिड्यूसेस लाइफ ऑफ टायर, शू, मशीन पार्ट्स। वही चीज़ हमने बताया कि इसकी वजह से आपके पार्ट्स वीक हो जाते हैं और वो घिस जाते हैं, उसकी लाइफ कम हो जाती है, ठीक है। लॉट्स ऑफ एनर्जी वेस्टेड ड्यू टू फ्रिक्शन, इसकी वजह से हमारी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके सरफेसेस बहुत ज़्यादा रफ कर दिए गए हैं, ठीक, आपकी रोड है, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतने रफ भी नहीं होनी चाहिए कि आपको चलाने में बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़े, ठीक। कहीं कहीं आपने गांव में देखा होगा, या जहां रोडें बहुत ख़राब हो चुकी हैं, ठीक, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आपकी गाड़ी वगैरह जाती हैं, बहुत धीरे चल पाती हैं, तेज़ नहीं चल पाती हैं। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा रफनेस आ जाएगी तो वहाँ एनर्जी वेस्ट होती है। और इसी तरह आपने देखा हो बहुत सारी भारी मशीनरीज होती हैं, है ना, वहाँ पे ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, ठीक, या आपकी बॉल बियरिंग्स डालते हैं। वो क्या होता है, जब बार बार आप हीट जनरेट होती है तो क्या होता है, उसकी वजह से स्मूथनेस ख़त्म हो जाती है, स्मूथनेस कम होती है, जिसकी वजह से आपकी रफ होता है और रफ चलती है आपकी। तो जैसे आप साइकिल है, आपकी बाइक है ना, आप ले जाते हैं आप सर्विसिंग के लिए, आप गाड़ी सर्विसिंग के लिए ले जाते हैं, ऑयलिंग ग्रीसिंग करके देते हैं, जिससे वो प्रॉपर स्मूथ रहे और कम एनर्जी वेस्ट हो, कम से कम आपका डीजल पेट्रोल लगे या आपकी ताकत लगे, इसलिए एनर्जी कम वेस्ट हो। तो क्या होता है, फ्रिक्शन से एनर्जी भी वेस्ट होती है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, ठीक, यही चीज़ दिखाई गई। प्रोवाइडिंग बॉल बियरिंग और व्हील्स, क्या है, जैसे हमने बताया रोलिंग और स्लाइडिंग दो तरह का फ्रिक्शन होता था ना, तो रोलिंग में कम फ्रिक्शन होता है, तो हम लोग रोलिंग के लिए क्या करते हैं, बॉल बियरिंग यूज़ करते हैं या व्हील्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑयलिंग और लुब्रिकेटिंग बाइसिकल मशीन्स, इनमें लुब्रिकेटिंग या ऑयलिंग डालते हैं, जिसकी वजह से रफनेस कम हो जाती है, तो रिड्यूस होता है फ्रिक्शन। थर्ड इज पॉलिशिंग, रोड कंस्ट्रक्शन, जैसे रोड बनाते हैं तो हम लोग ब्लैक वाली रोड बनाते हैं, बिल्कुल रफ नहीं बनाते हैं, तो उसकी वजह से पॉलिशिंग की जाती है, जिससे हमारी रफनेस कम हो जाए। स्ट्रीम लाइनिंग टू रिड्यूस एयर और लिक्विड फ्रिक्शन, जैसे आप क्या है, कोई चीज़ एरोप्लेन या शिप या बोट है, ठीक, इस तरह का हम लोग बनाते हैं जिससे फ्रिक्शन फोर्स उसमें कम लगे, फ्रिक्शन कम लगे, है ना। आपकी बोट क्या होती है, आगे की तरफ क्या होती है, नुकीली जैसी होती है, पीछे भारी होती है। इसी तरह आपके शिप भी इसी तरह बनाए जाते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट के आपके एरोप्लेन भी बनाए जाते हैं, इस तरह के बनाए जाते हैं जिससे फ्रिक्शन फोर्स कम लगे। तो ये बच्चों आपको हमने बताया फ्रिक्शन के बारे में, डिटेल में बताया, क्या फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, फ्रिक्शन के एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, और फ्रिक्शन रिड्यूस किस तरह से किया जा सकता है। तो मुझे लगता है फ्रिक्शन के बारे में ज़्यादातर जानकारी आपको हमने दे दी है। आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन करिए अपने क्लास के। अगर कोई क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारे स्टूडेंट्स पाठशाला के इस चैनल पे आप लोग फीडबैक दे सकते हैं, या आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसको आपको आंसर देंगे, सोल्यूशन देंगे उसका। बच्चों, हम लोग स्टूडेंट्स पाठशाला सिर्फ आप लोगों के लिए लेके आए हैं, इसलिए कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी जानकारी आप ले सकें किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो कोई भी बच्चों समस्या हो, आप लोग हमें कमेंट में लिखिए, हम निश्चित रूप से आपको उसका सलूशन देंगे। चलिए अगली क्लास में इसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डिटेल्ड क्वेश्चन, है ना, तो वो कराएंगे आपको। तब तक आप लोग इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए, और हमें कमेंट में लिखिए कैसा रहा ये लेक्चर आपके लिए, और क्या ये आपके लिए फ़ायदेमंद है या कैसा है, आप ज़रूर कमेंट दीजिए हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।